जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद अब बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। विधानसभा सत्र आज से शुरू हो रहा है, जहां स्पीकर ने कहा कि डिजिटलाइजेशन की कार्यवाही होगी। ई विधान ऐप पर सारी तमाम जानकारी छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही की मिलेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर अमन सिंह ने कहा कि विधानसभा की सारी जानकारी अब मोबाइल ऐप पर एक टच पर उपलब्ध होगी। इसके लिए ई विधान नाम का ऐप तैयार किया जा रहा है। इसमें बजट के भाषण, बजट के आर्थिक सर्वेक्षण, अनुदान की मांगे तमाम समेत जानकारियां, विधेयक सहित अन्य जानकारी मिल सकती है। इसके अलावा विधानसभा की वेबसाइट को 40 से ज़्यादा कैटेगरी में अपडेट किया जा रहा है। 5 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और ये आगामी 1 मार्च तक चलेगा। 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ सरकार अपना बजट पेश करेगी। खास बात यह है कि तकरीबन 20 साल बाद कोई वित्त मंत्री छत्तीसगढ़ में अपना बजट पेश कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के नागरिकों की बेहतर के लिए काम करेगी। सभी वर्गों को सुविधाएं देने का प्रयास होगा। तय शेड्यूल के मुताबिक पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। मंत्री रहे शिव नेताम के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं शुक्रवार को वित्त मंत्री ओपी चौधरी साल 2024-25 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट पेश करेंगे। वहीं 12 और 13 फरवरी को बजट पर चर्चा होगी। 14 से लेकर 26 फरवरी तक विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा की जाएगी। महतारी वंदन योजना को लेकर के खबर है। मोबाइल नंबर या फिर राशन कार्ड की फोटोकॉपी आप जमा कर सकते हैं। अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके लिए योजना का लाभ भी मिलेगा। बस आपको जो है इसके अतिरिक्त दूसरा सर्टिफिकेट जमा करना होगा। महतारी वंदन योजना के क्रियान्वयन के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि महिला के विवाहित होने के संबंध में यदि उनके पास दस्तावेज उपलब्ध ना हो, यानी मैरिज सर्टिफिकेट उपलब्ध ना हो, तो वह अपना घोषणा शपथ पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं। इस संबंध में सभी कलेक्टरों सहित सर्व संबंधित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक यदि महिला हितग्राही के पास मोबाइल नंबर नहीं है तो इनके स्थान पर हितग्राही के द्वारा राशन कार्ड की छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। महतारी वंदन योजना का लाभ लेने के लिए विवाहित महिला को विवाह प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ग्राम पंचायत या वार्ड पार्षद द्वारा जारी प्रमाण पत्र को शामिल किया गया है। बता दें कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह यानी सालाना 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट उनके बैंक खाते में जमा करी जाएगी। योजना का जो क्रियान्वयन है वो शुरू हो चुका है और इसकी पहली किस्त 1 मार्च को मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और इलाके में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम में बदलाव के संकेत एक बार फिर से मिल रहे हैं, जहां मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य क्षोभ मंडल में द्रोणिका स्थित है। इसके कारण वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी से नमी युक्त हवाओं के आगमन होने की वजह से अब प्रदेश में मध्य छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। बहुत ही हल्की बारिश की संभावना भी बन रही है। हालांकि इसकी वजह से न्यूनतम तापमान में कोई भी कमी नहीं होगी, बल्कि वृद्धि के आसार संभावित हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर जा पहुंचा है। वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक तो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से ये स्थितियां निर्मित हो रही हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि मतांतरितों को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस पर भी इन्होंने निशाना साधा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वह आदिवासी समाज को अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मतांतरित हुए लोगों को आरक्षण का लाभ मिलने वाली सूची से हटने के लिए यानी डीलिस्टिंग का समर्थन करते हैं। साय ने दावा किया है कि मतांतरित तबके के लोग अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त आरक्षण के 70% तक का लाभ ले रहे हैं। यह आदिवासियों के साथ सबसे बड़ा अन्याय है।
हैं, इनके खिलाफ आदिवासियों को गोलबंद होने की जरूरत है। सभी मतांतरितों को आरक्षण का लाभ देने से वंचित किया जा सकता है। साय ने कहा कि जो आदिवासी मतांतरित हो चुके हैं उन्हें आदिवासी जनजाति की सुविधाएं और लाभ नहीं मिलनी चाहिए। मीडिया से चर्चा के दौरान इन्होंने बताया कि कुनकुरी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध मतांतरण होता था, गौ हत्या होती थी, लेकिन जसपुर राज परिवार के दिलीप सिंह जुदेव के अथक प्रयासों से मतांतरित लोगों की सनातन संस्कृति में घर वापसी का अभियान चलाया गया। राज परिवार से होने के बावजूद उनके द्वारा मतांतरित लोगों के चरण पखारकर उनको सनातन में पुनः वापस लाया गया। मुख्यमंत्री साय ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मतांतरण जोरों शोरों से चल रहा था। 1 मार्च से कॉलेजों की मुख्य परीक्षा शुरू हो सकती है। इसके लिए वाइस चांसलर ने निर्देश जारी कर दिए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा आगामी 1 मार्च से प्रारंभ हो रही है। कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने परीक्षा विभाग को इसके लिए निर्देशित कर दिया है। वहीं रविवार अवकाश के बीच कुलपति परीक्षा विभाग में अधिकारियों की बैठक लेकर पूरी प्लानिंग करते नजर आए। लोकसभा चुनाव से पहले परीक्षा निपटाने की पूरी प्लानिंग की जा रही है। परीक्षा विभाग ने भी इसके लिए कमर कस लिया है। शिक्षण सत्र 2023-24 की मुख्य परीक्षा को लेकर अंतिम समय सारणी तैयार हो चुकी है। 1 सप्ताह के भीतर वेबसाइट पर इसे जारी कर दिया जाएगा। 100 से अधिक कॉलेजों में परीक्षाएं होंगी। परीक्षार्थियों को बिना विलंब शुल्क के आवेदन पत्र जमा करना होगा। वही भी 5 फरवरी तक मौका दिया गया था। माना जा रहा है कि इस साल परीक्षा में नियमित के 60 जबकि स्वाध्यायी के 55,000 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। राजिम कुंभ कल्प को लेकर खबर है, जहां 24 मार्च से महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। मंत्री बृजमोहन ने रामोत्सव के रूप में इसको बनाने का आह्वान किया है। धर्मस्व एवं धार्मिक न्यास के मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बीते दिन राजिम में राजिम कुंभ कल्प आयोजन को लेकर संबंध में बैठक ली। इस दौरान इन्होंने कहा कि वर्षों बाद अयोध्या में श्री रामलला की घर वापसी हुई है और इसको पूरे देश भर में उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इन्होंने राजिम कुंभ कल्प को लेकर भी रामोत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इन्होंने कहा कि राजिम कुंभ की भव्यता पुनः लौटेगी और बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ राजिम कुंभ कल्प का आयोजन किया जाएगा। राजिम कुंभ कल्प का आयोजन इस वर्ष 24 फरवरी से 8 मार्च तक किया जाएगा और इस दौरान 3 पुण्य स्नान होंगे। देश भर से बड़ी संख्या में नागा साधु संत भी कुंभ में शिरकत करने वाले हैं। जबकि मंत्री ने राजिम कुंभ कल्प की भव्य आयोजन के लिए सभी विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारियों की जानकारी लेकर निर्धारित समय में सभी तैयारियां पूर्ण करने का निर्देश जारी किया। इन्होंने गरियाबंद, रायपुर, धमतरी जिले के अधिकारियों को समन्वय कर 7 दिन के भीतर सभी विभागों द्वारा की जाने वाली तैयारी की कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया। कोंडागांव में 120 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, गाजे और बाजे के साथ सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। विधायक समेत जनप्रतिनिधियों ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। कोंडागांव जिला मुख्यालय के विकासनगर स्टेडियम में बीते दिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिले के 120 जोड़ों का विवाह विधायक लता उसेंडी की मौजूदगी में हुआ। गायत्री पद्धति से प्रसिद्ध पंडित महाप्राण ने विवाह कराया। वहीं इस अवसर पर कोंडागांव परियोजना से 30, मर्दापाल से 30, बैनानार से 30, माकड़ी से 30 जोड़ों ने विवाह संपन्न किया। जबकि 120 दूल्हों की बारात पूरे और गाजे और बाजे के साथ विकासनगर स्टेडियम पहुंची। बारात में परिजनों के साथ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भी बाराती बनकर नाचते दिखाई दिए, जिनका परिजनों ने पूरे रीति और रिवाज के साथ स्वागत किया। सुकमा में एक बार फिर से एक और मुठभेड़ संपन्न हुई है, जहां एक नक्सली एक बार फिर ढेर हुआ है। नक्सल कमांडर समेत 15 से 20 नक्सलियों की मौजूदगी यहां पर बताई जा रही थी। कांकेर में स्पाइक होल यहां पर देखे गए हैं। दरअसल रविवार को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक भरनार पदर इलाके के डीआरजी और सीआरपीएफ के 219 बटालियन के जवान सर्चिंग पर निकले थे। पूरा मामला भेज्जी थाना इलाके का है। मुठभेड़ के बाद इलाके की सर्चिंग में एक नक्सली का शव बरामद किया गया है। मौके पर मौजूद जवानों ने इलाके की सर्चिंग लगातार की। एसपी किरण चौहान के मुठभेड़ की पुष्टि की है। वहीं कांकेर जिले में जवानों को कई स्पाइक होल भी बरामद हुए हैं।
कुसमुंडा SECL खदान में हैवी ब्लास्टिंग की तस्वीरें इन दिनों वायरल हो रही हैं। दीवारों में दरार आ चुकी हैं। कोरबा में पूरा का पूरा गरीब का आशियाना ढह गया। मौत के साए में पूरा परिवार जीने को मजबूर है। दरअसल खबर है कोरबा के कुसमुंडा खदान के इलाके से लेकर, जहां हैवी ब्लास्टिंग जोरों शोरों से जारी है। कुसमुंडा प्रबंधन की लापरवाही से एक गरीब का आशियाना पूरी तरीके से ढह गया। खदान से कोयला उत्पादन की वजह से लोगों की जान पर बनाई है। खदान में हैवी ब्लास्टिंग से बरपाली गांव में मकान के छप्पर गिर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि कुसमुंडा खदान से लगे ग्राम बरपाली में बुधवार को साय परिवार अपने परिवार के साथ सीट और खपरेल के जो कच्चे और पक्के मकान हैं इनमें निवासरत हैं, जहां रविवार दोपहर कुसमुंडा खदान में हुए जोरदार ब्लास्टिंग की वजह से मकान का पूरा छप्पर जो है भरभरा कर गिर गया। और ये ऐसा अकेला मामला नहीं है, पत्थर उड़ उड़ करके ज़मीनों पर टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं और यहाँ छप्पर पर भी गिरते हैं, और ये इनके लिए पूरी तरीके से आम बात हो चुकी है। IT रेड जो है छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री रहे अमरजीत भगत के घर पर जो है जारी रही, जो कंप्लीट हो चुकी है। करोड़ों की ज्वेलरी व नकदी जो है इनके घर से जब्त की गई है। करीबी के मकान भी यहां पर सील किए जा चुके हैं। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में पूर्व मंत्री अमरजीत भगत व उनके करीबी रियल एस्टेट और बिल्डरों के यहाँ आयकर विभाग की कार्यवाही लगभग पूर्ण कर ली गई है। 5वें और अंतिम दिन अमरजीत भगत, हरपाल सिंह और चौहान ग्रुप के अजय चौहान पर जांच की टीम का ध्यान केंद्रित रहा। कार्यवाही में अब तक 2.5 करोड़ रुपए नकदी के साथ 2.5 करोड़ रुपए की ज्वेलरी सीज की गई है। सूत्रों के अनुसार कार्यवाही के दौरान करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के दस्तावेज हाथ लगे हैं। छापे की कार्यवाही में अमरजीत भगत के अंबिकापुर में एक करीबी और टिम्बर कारोबारी के मकान को सील कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार आयकर अफसरों ने 2 दिन पूर्व तक पूर्व मंत्री के करीबी के आने का इंतजार किया और उनके नहीं आने पर मकान को सील कर दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज संपन्न होगी, जहां नेता प्रतिपक्ष महंत के आवास में शाम 7 बजे से सरकार को घेरने की रणनीति बजट सत्र के दौरान कैसी होगी, इस पर चर्चा होगी। दरअसल खबर है छत्तीसगढ़ कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर आज शाम 7 बजे से बैठक शुरू होगी। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर शरदास महंत के निवास स्थान पर विधानसभा को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें पार्टी के सभी 35 विधायक सम्मिलित होने वाले हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में नई सरकार का ये पहला बजट है। ऐसे में 5 साल बाद एक बार फिर से विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस पार्टी के नेता सदन में सरकार को घेरने के लिए चर्चा करने वाले हैं। विपक्ष की तैयारी है कि चुनाव से पहले भाजपा ने मोदी की गारंटी में जनता से जो वादे किए थे उनमें से कितने वादे पूरे नहीं हुए, इनको लेकर विपक्ष के सामने इसको रखना। बिलासपुर में अरोड़ साहब ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान को जन आंदोलन बनाया जाए। निजात मुहिम के 365 दिन पूरे होने पर 50 से अधिक लोग यहां पर सम्मानित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM अरोड़ साहब ने कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। नशे से न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार और समाज प्रभावित होता है। युवाओं में नशे के प्रति झुकाव बर्बादी अपराध का प्रमुख कारण बनता है। युवा शक्ति देश की धरोहर है। पूरी दुनिया नजर भारत के टैलेंटेड युवाओं की ओर है। इन्होंने आगे कहा कि जिला पुलिस द्वारा नशा मुक्ति के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन निजात अभियान का व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन्होंने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की अपील की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने EVM को लेकर के सवाल उठाए हैं और इन्होंने कहा बैलेट पेपर से यहां पर चुनाव होना चाहिए। PM का अकाउंट हैक हो सकता है तो EVM को भी आसानी से हैक किया जा सकता है। दरअसल EVM को लेकर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल लगातार अपने सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगातार लगा रहे हैं कि भाजपा EVM हैक करवाकर चुनाव जीतती है। हालांकि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने डेमो करके भी दिखाया है और अब EVM को लेकर पूर्व CM भूपेश बघेल का भी बयान सामने आ रहा है। उन्होंने भी EVM को हैक होने की आशंका व्यक्त की है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने EVM पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब दूसरे ग्रह पर यहां से बैठकर मशीन को ठीक किया जा सकता है तो EVM कौन सी बड़ी बात है। पेंटागन और PM का अकाउंट हैक हो सकता है तो EVM हैक करना कौन सी बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से ही स्टैंड रहा है कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, EVM को हैक किया जा सकता है। फिलहाल EVM पर चुनाव कराने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बयान जारी किया। छत्तीसगढ़ में इसी महीने बीजेपी के प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। एक्टिव नेता को ही यहां पर लोकसभा का टिकट मिल सकता है। क्लस्टर मीटिंग में निष्क्रिय नेताओं को साफ मैसेज दे दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने चुनावी अभियान को आगाज करने जा रही है। 11 लोकसभा क्षेत्रों को पार्टी ने 3 क्लस्टर्स में बांटा है। तीनों क्लस्टर्स के नेताओं को रविवार को बुलाया गया है रायपुर, जहां प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक हुई और इस बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। बैठक में नेताओं से उनके लोकसभा क्षेत्रों का फीडबैक लिया गया। कुछ जगहों से सांसद के एक्टिव न होने की शिकायत संगठन महामंत्री तक पहुंची है। नेताओं ने खुलकर किसी का नाम नहीं लिया। इसको लेकर बड़े नेता ने कार्यकर्ताओं और नेताओं से साफ कहा है कि आप मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए जुट जाइए। जो एक्टिव नहीं होंगे उनको साइड कर दिया जाएगा। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की लोकसभा चुनाव पर दिल्ली में बैठक संपन्न होगी, जहां बैज और भूपेश बघेल भी इसमें शिरकत करते नजर आए। पीसीसी चीफ ने कहा कि आचार संहिता से पहले नाम तय कर लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में रविवार को हो चुकी स्कैनिंग कमेटी की बैठक में शिरकत करते नजर आए, जहां प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व सीएम भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम नेता भी बैठक के लिए पहुंचे। बैज ने दिल्ली रवाना होने से पहले रायपुर में कहा कि आचार संहिता से पहले प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएं, हम इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और ऐसे में उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए समय भी भरपूर चाहिए होता है। अमरकंटक में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। मां नर्मदा जयंती के पहले उद्गम कुंड को यहां खाली कराया गया और इसकी साफ सफाई की जा रही है। धर्म, तीर्थ और पर्यटन साथ ही आस्था की नगरी अमरकंटक में नर्मदा जयंती को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं। इसको पहले ही रविवार के दिन अमरकंटक में श्रद्धालुओं की आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। अमरकंटक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश से काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की नर्मदा परिसर में, नर्मदा मंदिर परिसर में दिन भर लंबी कतारें लगी रहीं। वहीं अमरकंटक के पर्यटन और दूसरे धार्मिक स्थान पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। अमरकंटक में नर्मदा उद्गम के साथ ही दूसरी अन्य नदियों का भी उद्गम है।